वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। अच्छा, व्यापारिक रूप से जो प्रतिरोध है वो दो प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला है तार आबद्ध प्रतिरोध और दूसरा प्रकार है कार्बन प्रतिरोध। अच्छा, तार आबद्ध प्रतिरोध बनाने के लिए हम क्या करेंगे? मिश्र धातु के तार का उपयोग करेंगे। ओके, ये मिश्र धातु कौन कौन सी होती है? नाइक्रोम, मैंगनीन, यूरेका, कॉन्स्टेंटन, इस प्रकार की मिश्र धातु का हम उपयोग करते हैं। अब प्रश्न दिमाग में यह भी उठता है कि जो तार है वो तो तांबे के भी होते हैं, एल्यूमिनियम के भी होते हैं, तो उनका उपयोग तार आबद्ध प्रतिरोध बनाने में क्यों नहीं करते? इन नाइक्रोम, मैंगनीन या यूरेका का उपयोग ही क्यों करते हैं? तो एक्चुअली क्या है, एक तो इनकी जो प्रतिरोधकता है वह कॉपर और एल्यूमिनियम की अपेक्षा अधिक होती है। कॉपर और एल्यूमिनियम की अपेक्षा इनकी जो प्रतिरोधकता है वो अधिक होती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनकी प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान अल्प होता है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान अल्प होने से क्या होगा कि जब इन प्रतिरोधों के ताप में परिवर्तन होगा, ताप में वृद्धि होगी, तो इनकी प्रतिरोधकता में काफी अल्प परिवर्तन होता है। ओके, प्रतिरोधकता में अल्प परिवर्तन होने से क्या होगा? एक्चुअली हम काफी कुछ ऐसे प्रयोग करते हैं, जैसे मैं विभव मापी का ही उदाहरण लेता हूं। विभव मापी है मेरे पास, ओके, जैसे मेरे पास विभव मापी है और इस विभव मापी में हम क्या जानते हैं, बहुत से तार लगे हुए हैं, 10 मीटर लंबा तार लगा रहता है। इसी तरह से मीटर ब्रिज है और उस मीटर ब्रिज में भी हमारे पास 1 मीटर लंबा एक प्रतिरोध तार लगा रहता है। या फिर मैं ओम का नियम का प्रयोग करता हूं, तो ओम के नियम के प्रयोग में भी हम एक प्रतिरोध तार का उपयोग करते हैं। अच्छा, जब हम इनसे धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने से क्या होगा? जब भी हम प्रतिरोध से धारा प्रवाहित करेंगे तो प्रतिरोध तार क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट के कारण ये गर्म हो जाएगा और जब ये गर्म होगा तो इसकी प्रतिरोधकता में परिवर्तन होगा। यदि प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्प नहीं हो तो उस वाली स्थिति में क्या होगा कि इनकी प्रतिरोधकता में परिवर्तन होगा और ये जो तार हमने यूज किए इनका प्रतिरोध नियत नहीं रह पाएगा। और हम क्या चाहेंगे कि पूरे प्रयोग के दौरान इनका प्रतिरोध नियत बना रहे। तो इसके लिए हम क्या चाहेंगे कि इनका प्रतिरोधकता ताप गुणांक है वो काफी अल्प होना चाहिए, जिससे तार के ताप में परिवर्तन हो तो भी प्रतिरोधकता में परिवर्तन काफी कम हो। ओके, तो ये सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी है हमारे पास इसकी, किनकी? नाइक्रोम, मैंगनीन और यूरेका, इस प्रकार के मिश्र धातु की सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी क्या है? इनका प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्प होता है। क्लियर है हमारे पास? अच्छा, प्रयोगशाला में हमको कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिखता है क्या जिसको हम तार आबद्ध प्रतिरोध कह सकते हैं? तो आंसर हमारे पास सीधा सीधा है हाँ। ये क्या है? मेरे पास एक धारा नियंत्रक है और ये धारा नियंत्रक किसका रूप है? तार आबद्ध प्रतिरोध का एक उदाहरण है। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो तार है वो बहुत से फेरों में लपटा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास प्रतिरोध तार को हमने फेरों में लपटा है, तो ये एक्चुअली तार आबद्ध प्रतिरोध ही है। और दूसरा ये वेरिएबल है, ये ऊपर वाली नॉब को हम आगे पीछे खिसकाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी परिवर्तित हो सकता है। ओके, तो ये तार आबद्ध प्रतिरोध वाली बात हुई। अच्छा, अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि यदि मुझे 1 मेगा ओम या 10 मेगा ओम का प्रतिरोध तार चाहिए,
तो क्या मैं तार आबद्ध प्रतिरोधों द्वारा यह मान प्राप्त कर सकता हूं? तो इसके लिए मुझे बहुत लंबा तार लेना पड़ेगा, और बहुत लंबा तार लूंगा तो इंस्ट्रूमेंट ये जैसे धारा नियंत्रित लो तो वो काफी बड़ा हो जाएगा, तो उस वाली स्थिति में असुविधाजनक रहेगा। और आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आ रहे हैं जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, ओके, या फिर हमारे पास एलईडी है, इन सब में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमको कैसे चाहिए, हम छोटे से छोटे होते जा रहे हैं, ओके, जितना छोटा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो उतना ही बढ़िया है। तो उसके लिए हमारे पास क्या जो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स हैं वो भी काफी छोटे छोटे होने चाहिए। तो अब मुझे 10 मेगा ओम का प्रतिरोध लगाना है और मैं कितना बहुत बड़ा सा एक रियोस्टेट उसमें लगा दूं तो उस पूरे इंस्ट्रूमेंट का आकार ही, अप्लायंस का आकार ही बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, तो मुझे ज्यादा ओम का प्रतिरोध तो चाहिए लेकिन उसका आकार छोटा होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कार्बन प्रतिरोधों का उपयोग करते हैं। कार्बन प्रतिरोधों की विशेषता क्या होती है, एक तो ये आकार में छोटे होते हैं, दूसरी सस्ते हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं, तीसरा हमारे पास क्या है, बहुत अधिक मान के प्रतिरोध बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और चौथा हमारे पास इनको विद्युत परिपथ में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इनको आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है, आसानी से लगा भी सकते हैं और आसानी से बदल भी सकते हैं। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, कार्बन प्रतिरोधों का उपयोग करते हैं। अच्छा, मार्केट में जो कार्बन प्रतिरोध मिलते हैं उनकी आकृति कुछ इस तरह से होती है। ओके, यहाँ पर एक सिरेमिक का सिलेंडर है, उसमें 2 लीड्स निकली हुई है, धातु की लीड्स हैं, ओके, कनेक्शन के लिए, और इस पर 4 लाइनें खींची रहती है। क्या है, 4 लाइनें हैं और इन लाइनों का रंग भी भिन्न भिन्न होता है। ये लाइनें हैं वो रंगीन कलर की होती है। कैसी होती है, रंगीन कलर की होती है। इन लाइनों को पढ़कर हम क्या कर सकते हैं, इस कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं कि इसका प्रतिरोध कितना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां पर मेरे पास 4 लाइन है, जैसे मेरे पास ये फर्स्ट, ये सेकंड लाइन हो गई, ये थर्ड लाइन हो गई और ये फोर्थ लाइन हो गई। क्लियर है मेरे पास। अब यदि मैं इनकी जो पहली तो 2 लाइनें हैं, लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड, ये किसको प्रदर्शित करती है, प्रतिरोध के प्रथम व द्वितीय सार्थक अंक को प्रदर्शित करती है। जो पहली 2 कलर लाइनें हैं, रंगीन लाइनें हैं, वो प्रतिरोध के प्रथम व द्वितीय सार्थक अंक को प्रदर्शित करती है, और ये जो तीसरी लाइन है वो प्रतिरोध के गुणक को, और जो चौथी लाइन है वो इसकी सह्यता को, टॉलरेंस को प्रदर्शित करती है। एक्चुअली क्या है मेरे पास, जैसे मैंने 10 मेगा ओम का कोई प्रतिरोध लिया है, तो उस कार्बन प्रतिरोध लिया, तो उस कार्बन प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो फिक्स 10 मेगा ओम नहीं होगी, उससे कुछ वैल्यू ऊपर भी जा सकती है, कुछ वैल्यू नीचे भी जा सकती है। उसकी जो वैल्यू है वो 10 मेगा ओम से ऊपर नीचे कुछ हो सकती है, ठीक है। तो उसकी जो प्रतिशत वैल्यू है, कितना वो प्रतिशत ऊपर या नीचे हो सकता है, वो ये चौथी लाइन बता रही है, जिसको हम बोल रहे हैं टॉलरेंस या सह्यता। अब प्रश्न उठता है कि हम इसको पढ़ें कैसे, इसके प्रतिरोध को लिखें कैसे। तो यदि मेरे पास पहली लाइन का सार्थक अंक x हो, दूसरी लाइन का अंक y हो, और तीसरी लाइन का जो गुणक है वो 10⁻⁻z का हो, और यहाँ पर मेरे पास जो सह्यता वो a% हो, मतलब टॉलरेंस है, इतना प्रतिशत ऊपर या इतना प्रतिशत इसकी नीचे वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है। ओके, तो उस वाली स्थिति में हम क्या करेंगे, प्रतिरोध का मान कैसे लिखेंगे, R बराबर सबसे पहले प्रथम सार्थक अंक लिख दिया, उसके बाद दूसरा सार्थक अंक लिख दिया। अच्छा, दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर x इंटू वाई, जैसे यहाँ पर 2 हो और यहाँ पर 4 हो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 नहीं करना, ये गलत है। यहाँ पर हमको 2 और 4 24 पड़ेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका गुणक लिख देंगे 10⁻⁻z, फिर प्लस माइनस इसकी सह्यता कितनी है, a%, तो यहाँ पर a% हमने लिख दिया।
तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये जो अलग अलग कलर है इनके मान भी अलग अलग होंगे, ठीक है। वो मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, एक सारणी से। यहां पर देखिए मेरे पास यहाँ पर 12 कलर है और लास्ट में एक बिना कलर वाली लाइन होगी। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले कौन सा कलर आ रहा है, ब्लैक, उसके बाद ब्राउन है, उसके बाद रेड है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, फिर गोल्ड कलर है, फिर सिल्वर कलर है, फिर कोई भी कलर नहीं, मतलब बिना कलर वाली लाइन होगी। तो ब्लैक को हम क्या कर रहे हैं, 0 अंक दे रहे हैं और इसका गुणक कितना है, 10⁻�0। ब्राउन को हम 1 नंबर दे रहे हैं और गुणक है 10⁻1। रेड का अंक कितना है, रेड का डिजिट है 2 और इसका गुणक 10⁻2। इसी तरह से ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8 और व्हाइट का 9, और इसी प्रकार इसके गुणक लिखे। अच्छा, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि गोल्ड, सिल्वर और नो कलर को हमने कोई न तो अंक दिए हैं, न ही यहाँ पर कोई गुणक वैल्यू है। यहाँ पर केवल सहायता की वैल्यू है 5%, गोल्ड के लिए ±5%, सिल्वर के लिए ±10% और बिना कलर वाली लाइन के लिए ±20%। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या है, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर वाली जो लाइन है वो केवल और केवल टॉलरेंस को प्रदर्शित करेगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो पहले जो प्रतिरोध का उदाहरण लिया था उसी की हम वैल्यू ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। ओके, मेरे पास ये है, देखो पहली लाइन मेरे पास कैसी है, सफेद, दूसरी रेड, तीसरी ग्रीन और चौथी गोल्डन। अब देखो यहाँ पर 4 लाइन है, ये वाली पहली लाइन ली। अब कोई बोला कि मैं तो इसको पहली लाइन लूंगा, ले सकता है, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। कोई बोला मैं इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ लूंगा, तो ऐसा कर सकते हैं क्या? आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास जो चौथी लाइन है वो हमेशा गोल्डन कलर की होगी, सिल्वर कलर की होगी या बिना कलर वाली होगी, और इन सिल्वर, गोल्ड और बिना कलर वाले को हमने किसी प्रकार का अंक नहीं दिया है, और ये केवल हमेशा टॉलरेंस को प्रदर्शित करेगी। इसलिए ये वाली जो लाइन है गोल्ड, सिल्वर और बिना कलर वाली, वो हमेशा चौथी होगी, तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो लाइन है वो फर्स्ट हो जाएगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, R बराबर, देखो व्हाइट कलर का अंक कितना है, 9, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 9 लिख देता हूँ। क्या करता हूँ, 9 लिख देता हूँ। अब मेरे पास क्या है, दूसरा रंग है रेड, तो रेड का अंक कितना है, 2, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर 9 दूनी 18 नहीं करना है, 92 लिखना है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि इसको हम 92 ही पढ़ेंगे, इंटू 10⁻, ग्रीन लाइन की गुणा कितना है, 10⁻5, तो यहाँ पर मेरे पास 10⁻5। और जो गोल्डन कलर की सहायता कितनी थी, 5%, तो कितना आएगा, ±5%। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि जो दिया गया कार्बन प्रतिरोध है उसका मान कितना हो जाएगा, 92 × 10⁻5 ±5%। ओके, क्लियर है हमारे पास। अब बच्चों को क्या है कि ये कलर की सीक्वेंस है वो याद करने में समस्या होती है, जैसे ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है। अब यदि येलो ऊपर आ गया, ग्रीन नीचे आ गया, ब्लू ऊपर आ गया, तो उस वाली कंडीशन में पूरी सीक्वेंस खराब हो जाएगी, तो ये सारे अंक और ये सारे गुणक सब ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो फलस्वरूप क्या है कि कार्बन प्रतिरोध का जो मान है वो हम गलत निकाल पाएंगे। तो हमारे पास ऐसी कोई ट्रिक मिल जाए जिससे हम इसकी जो रंगों की सीक्वेंस याद रख सकें, ठीक है। तो उसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास कि जैसे मेरे पास ब्लैक है, तो मैं क्या करता हूँ, ब्लैक का पहला अंक लिख लेता हूँ, पहला अक्षर लिख लेता हूँ B, और यहाँ पर भी पहला लिख लेता हूँ। रेड का भी पहला R, ऑरेंज का O, येलो का Y, ग्रीन का G, ओके, और ब्लू का B, वायलेट का V, ग्रे का G और व्हाइट का W। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक शब्द बना, एक सीक्वेंस बन रही है, एक ट्रिक बन रही है कि BB, ओके, BB ROY, रोए, BB रोए, और ये जो G है उसको हम लिख सकते हैं ग्रेट, और B को ब्रिटेन, तो लिख सकते हैं ब्रिटेन, और वायलेट V है जिसको लिख देते हैं वेरी, और G को गुड बना देते हैं और इसको वाइफ बना देते हैं, और ये गोल्ड को हम ऐसे कैसे रहने देते हैं, सिल्वर को भी ऐसे ऐसे रहने देते हैं, और नो कलर को भी ऐसा कैसा रहने देते हैं।
ठीक है, तो देखो ट्रिक क्या बन रही है सीक्वेंस याद करने की। बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और वाइफ को क्या पसंद होता है, गोल्ड। लेडीज को क्या पसंद है, सबसे पहले गोल्ड, उसके बाद सिल्वर की बारी आती है, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में नो कलर। ओके, तो यहाँ पर हम इस ट्रिक से इन जो रंगों की सीक्वेंस है वो आसानी से याद रख सकते हैं, और रखने के बाद हम क्या करेंगे, टेबल बना लें और आसानी से कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेंगे। ओके, और ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हमेशा हर साल अल्टरनेटिंग में ये प्रश्न जरूर आता है, ठीक है। तो ये 1-1.5 नंबर का प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं।